वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मनीषका मालवीय, अमन चतुर्वेदी, मोहम्मद शयान, अन्नू यादव, हिमांशी, परमानंद, अजय, सत्यप्रकाश, मोहम्मद सद्दीक, मनीषका मालवीय, दृष्टि जजोडिया, वैष्णवी शर्मा, अभिषेक पटेल, अर्जुन प्रजापति। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मयंक कुमार, श्रीतम कुमार नायक, मनीष प्रजापत। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अमन, आरोही सिंह, अजय, प्रसन्ना नंदवाना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ाई करें आगे, बढ़ें आगे। मनीष प्रजापत, चलो चलो, बहुत बढ़िया। बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं क्या? लेंस के क्वेश्चन करें, एक्सरसाइज के, सॉल्व एग्जांपल, मॉड्यूल, पुराने पेपर्स, नीट, लास्ट 20 इयर्स। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में देखिए, अगर लेंसेज कांटेक्ट में हो तो ये आप पिछले 4 दिन से आप पढ़ ही रहे हैं, P1 plus P2 plus P3 and so on, 1 upon f equal to 1 upon f1। ये तो तब लगाइए जब लेंसेज किसमें हो, कांटेक्ट में हो। लेंसेज किसमें हो, कांटेक्ट में हो। अब अगर लेंस के बीच में कुछ सेपरेशन है, ये लेंस है और इनके बीच में सेपरेशन है, और आपसे कहा जाए इसकी नेट फोकल लेंथ बताओ, ओवरऑल सिस्टम की नेट फोकल लेंथ बताओ। तो फिर इसके लिए फॉर्मूला आपको याद हो, अगर जो नेट पावर होती है उसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। और अगर आप फोकल लेंथ चाहते हो तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, P1 P2 की जगह 1 अपॉन f। ये कब लगाइएगा? जब आपको कॉम्बिनेशन में नेट फोकल लेंथ पूछे, कॉम्बिनेशन में नेट फोकल लेंथ पूछे। आप सोचो किसी न्यूमेरिकल में आपको कॉम्बिनेशन वाले सवाल करें, उसमें आप इन दो की जगह एक लेंस लगा दो, तो वो यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि जो आप नया लेंस लगाओगे उसकी पोजीशन ये फॉर्मूला नहीं बता रहा। ये सिर्फ तब तक ही वैलिड है जब तक आपको सिर्फ क्या पूछे जाए, डायरेक्टली पूछे भाई नेट फोकल लेंथ बता दो, नेट पावर बता दो, तब आप ये लगा दीजिए अगर दो लेंस के बीच में क्या हो, सेपरेशन आपको गिवन हो। बोलिए ठीक है क्या? तो ये कब लगाइएगा? जब आपसे पूछा जाए कि दो लेंस हैं जिनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है और सिस्टम की इक्विवेलेंट पावर या सिस्टम की इक्विवेलेंट क्या बताइए, फोकल लेंथ। हाँ, ध्यान दीजिएगा, F1 F2 हमेशा साइन के साथ रखे जाएं, F1 F2 हमेशा साइन के साथ रखे जाएं। क्लियर है क्या? डन? कोई समस्या? ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, इसमें एक बात और है जो जल्दबाजी में गलती हो जाती है, यहाँ जो D है ना, इस D को मीटर में पुट करना, ये गलती हो जाती है कभी कभार। D मीटर में पुट होगा क्योंकि पावर तो आप डायरेक्टर में रखोगे, पावर डायरेक्टर में रखोगे तो D को आपको किस में रखना पड़ेगा, मीटर में। ध्यान दीजिएगा, D हमेशा किस में रखी जाए, मीटर में रखी जाए। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए बढ़े आगे। फिर
दो तरह के फोकस होते हैं, उनकी आज चर्चा करते हैं। एक होता है जो आप 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, इसे बोला जाता है इमेज फोकस। इमेज फोकस या ऐसे बोलते हैं सेकंड फोकस। ये मेन फोकस यही होता है जो आप 10th क्लास से पढ़ रहे हैं। 10th क्लास से जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। आप सभी को पता है अगर पैरेलल रेज आएंगी तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी? इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। तो ये जो फोकस है, ये कौन सा फोकस है बच्चों जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो? जो मेन फोकस है इसे बोलते हैं सेकंड फोकस। सेकंड फोकस या इमेज फोकस। इमेज फोकस इसे बोला जाता है इमेज फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ है बताइए? इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। यही दमखम वाला फोकस है जो फोकल लेंथ को डिफाइन करता है। आप खुद बताइए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है नेगेटिव? क्योंकि ये एनर्जी फ्लो है, ये एनर्जी का फ्लो है। आपको इसके सेंटर से नापना है तो आप फोकस की तरफ चलेंगे तो आगे चलेंगे। दैट्स वाई इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। अगर आप बात करें कॉनकेव लेंस की, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये कॉनकेव लेंस आप सभी को पता है, इसमें पैरेलल लाइट आती है तो डाइवर्स करता है। ये तो कहीं मिलेंगी नहीं, ये तो कहीं मिलेंगी नहीं। तो बताइए ये इमेज कहाँ बनाएगा? पीछे की तरफ बनाएगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज जहां बनेगी उसे बोला जाएगा इमेज फोकस। खुद बताइए एनर्जी का फ्लो ऐसे है, आपको फोकस को नापने के लिए पीछे चलना पड़ेगा। दैट्स वाई इसका एफ क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ये जो फोकस हैं, ये जो फोकस हैं, ये कौन से फोकस हैं? इमेज फोकस, जिसे सेकंड फोकस कहा जाता है। मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा कोई समस्या नहीं है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज फोकस पर है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज फोकस पर है। क्या ये बिल्कुल ओके है? आगे बढ़ूं? ईशान, मयंक कुमार, वैष्णवी, अजय? सही है, डन है। अब एक नया फोकस होता है, उस पर चर्चा करते हैं। वो होता है ऑब्जेक्ट फोकस, जिसे कहा जाता है फर्स्ट फोकस। ऑब्जेक्ट फोकस जिसे कहा जाता है फर्स्ट फोकस। इसमें क्या होता है? ये एक तरह का पॉइंट होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इसके फर्स्ट फोकस पे रख दें, अगर आप ऑब्जेक्ट को इसके फर्स्ट फोकस पे रख दें तो पता है क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन रेस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। कहने का सरल तरीका वो ठीक है कि भाई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, यहाँ ऑब्जेक्ट फोकस पर तो इमेज इन्फिनिटी पर कई बच्चे पूछते हैं सर इसका तो एफ नेगेटिव हो गया। ये है ही नहीं। जो आप एफ डिफाइन करते हैं वो हमेशा इमेज फोकस के रेस्पेक्ट में करते हैं। जो दमखम रखता है, जिसका जान है, जिसके बाद में वर्थ है, वो कौन है? इमेज फोकस। ये तो एक जस्ट पॉइंट है कि अगर वहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो वो क्या करेगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन रेस को क्या कर देगा? पैरेलल। देखिए अभी भी ये कन्वर्ज ही कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये लेंस नहीं होता तो रेज ऐसे जाती। इसने बैंड ही तो किया है, और कहाँ किया है बैंड? टुवर्ड्स द एक्सिस। अच्छा आप ये भी देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं कि लेंस के लिए ऑब्जेक्ट फोकस और इमेज फोकस अपोजिट साइड होते हैं। अपोजिट साइड होते हैं, देखें आप, ये देखिए
इसके लिए इमेज फोकस राइट में था तो ऑब्जेक्ट फोकस लेफ्ट में था। क्या आप कॉन्केव के लिए तुक्का मार सकते हैं? कॉन्केव लेंस के लिए तुक्का मार सकते हैं? सोच के बताइए, कॉन्केव के लिए तुक्का मार सकते हैं? क्या होगा? कॉन्केव के लिए इमेज फोकस लेफ्ट में है तो ऑब्जेक्ट फोकस कहां होगा? ऑब्जेक्ट फोकस कहां होगा? राइट में। बहुत बढ़िया। मैं कॉन्केव के लिए डायग्राम बना के आपको बताता हूं, आप देखिएगा। आपने ये तो तुक्का मार दिया कि सर उसकी लोकेशन वहां होगी। अब मैं आपको फील करके बताता हूँ। ये आपका कॉन्केव लेंस, ये रेज आ रही है। जरा बताइए ये इंसिडेंट रे कैसी नेचर की हैं? ये इंसिडेंट रे कैसी नेचर की हैं? ये इंसिडेंट रे कैसी नेचर की हैं? कन्वर्जिंग। और हमेशा याद रखना, अगर कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे हैं, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज हैं, तो हमेशा कैसा ऑब्जेक्ट बनाएंगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सीधा फंडा है। देखिए, रियल वर्चुअल में परेशान मत होइए, बहुत सीधा फंडा है। इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट। और इंसिडेंट रेस दो तरह की हो सकती हैं। आइदर दे आर डाइवर्जिंग, आइदर दे आर डाइवर्जिंग, आइदर दे आर कन्वर्जिंग। आपने जितनी अभी तक 10th क्लास में बनाई थी वो सब डाइवर्जिंग थी, दैट्स वाई वो रियल ऑब्जेक्ट था। वहां से एनर्जी का फ्लो स्टार्ट होता है। ये कन्वर्जिंग है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आप फील करिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां तो है नहीं, इधर कहीं होगा। और सोचिए यहां रेस पहुंच ही नहीं पाएंगी। क्यों यहां रेस क्यों नहीं पहुंच पाएंगी? क्योंकि जैसे ही वो लेंस से निकलेंगी, जैसे ही वो लेंस से निकलेगी, लेंस उनको वहां जाने ही नहीं देगा, क्योंकि वो एक्शन कर देगा, वो रिफ्रैक्ट कर देगा, रिफ्रैक्ट कर देगा। अब बताइए क्या करें? वही ऑब्जेक्ट को आपने रखा है फोकस पर, इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी। आप खुद करिए, क्या इसने डाइवर्ज किया है या कन्वर्ज? महसूस करिए, ऐसे हो रही थी और इसने इसको वापस क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया। नेचर अभी भी वैसा ही है, नेचर अभी भी वैसा ही है। बोलिए, क्या ये ऑब्जेक्ट फोकस इमेज फोकस क्लियर है क्या? देख लें चारों डायग्राम। ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज फोकस। इमेज फोकस को कहा जाता है सेकंड फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस को कहा जाता है फर्स्ट फोकस। आप कोई एक ध्यान रखें, कॉन्वेक्स का याद रख लें तो कॉनकेव का आप एग्जाम में खुद सोच पाएंगे। और सबसे सरल तरीका जो याद करने का, जो आपने हमेशा पूछा ही है, सुना ही है, पढ़ाई है, इन्फिनिटी से रेज आएंगी, फोकस पे इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तो रेज इन्फिनिटी पे जाएंगी। क्लियर है क्या? बढ़े आगे। चलो, अब कुछ न्यूमेरिकल करके आप देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। न्यूमेरिकल देख लें, मॉड्यूल खोल लें, एक्सरसाइज 1 में चलें। एक्सरसाइज 1 में चलें। देखिए,
करिए 61 करिए, वाला कर लिया होगा, अब 61 पे आ जाएं। हाँ जी, टू थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। अब आप देखिए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है, मतलब ये क्या दे रखा है, डी। तो डायरेक्ट कभी भी आपको नेट फोकल लेंथ पूछे तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी f1 f2। दोनों की फोकल लेंथ दे रखी है, f1 कॉन्वेक्स है +10, f2 भी कॉन्वेक्स है +10 और डी है 10। बताइए कर लेंगे क्या, डन है क्या? कितना आंसर आ रहा है? नेट फोकल लेंथ बता दीजिए, नेट फोकल लेंथ, नेट फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। चलो अगला देखें, ये अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से डायग्राम बना के करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज पुट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम द फर्स्ट फोकस। तो पहले आप कॉन्वेक्स लेंस बनाएं। अब आपको पता है फर्स्ट फोकस इधर होता है, कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट फोकस। ये ऑब्जेक्ट है और इस फर्स्ट फोकस से 5। फोकल लेंथ इसकी है 10। तो इनडायरेक्टली बता दीजिए u वास्तव में कितना हो गया, u कितना हो गया, u हो गया 15 सेंटीमीटर। खत्म, u हो गया -15, फोकल लेंथ है +10, बिंदास 1/v -1/u इक्वल टू 1/f लगाइए, 1/v u -15f +10। डन, क्लियर, 30 आ रहा है सभी का। ईशान सांडलिया 7.5 कैसे आ रहा है, 7.5 कैसे आ रहा है? कैलकुलेशन मिस्टेक। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, बढ़े आगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब आज पढ़ते हैं दो लेंस वाले सवाल, लेंस मिरर वाले सवाल, वो देखते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलो आज वाले क्वेश्चन करते हैं, कॉम्बिनेशन, दो दो लेंस, दो मिरर, एक लेंस एक मिरर, इस तरह के क्वेश्चन में जो आपको परेशानी आती है उसको दूर करते हैं। तो सबसे पहले इसका आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा ना, फिर तो आप कहेंगे कि सिंपल बेसिक लगा लें। जैसे ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर
ऑब्जेक्ट है 30 पर। पहले तो बता दीजिए इमेज कहाँ बनेगी, जल्दी से इमेज कहाँ बनेगी, जल्दी से बता दीजिए। इमेज बता दीजिए कहाँ बनेगी इमेज। इक्वेशन लगा के देख लें फटाफट। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। u माइनस 30 f प्लस 10, तो v कितना आएगा, v 15 प्लस 1। इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी यहां से आएगी और वो अपनी इमेज प्लस 15 पे बना देगी। कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या किया, एक दूसरा लेंस रख दिया। कितनी दूरी पे साहब, 10 सेंटीमीटर पे रख दिया। अब मैं दूसरा लेंस लेकर आया और यहां मैंने बच्चों दूसरा लेंस रख दिया। समझना अच्छे से, यहां आपने क्या करा, दूसरा लेंस रख दिया, कॉन्वेक्स 1/, ठीक है। और ये रखा आपने 10 सेंटीमीटर पर। अब क्या होगा, अब यहां आपको बात समझ में आनी चाहिए। जो पहले की इमेज है, नाउ दिस वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। और मजे की बात क्या होगा वो ध्यान से सुनिए, रेज इसके बाद यहां जाएंगी नहीं, क्योंकि लेंस एक्शन में आ जाएगा और वो रेस को इधर जाने ही नहीं देगा। नाउ दिस इज I1 which work as a object for second lens. O2, now this work as a object for second lens. क्या ये बात क्लियर है? कई बच्चे कहते हैं सर ये कैसे, वही मैंने आपको सिखाया था। ऑब्जेक्ट और इमेज आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट का डिसीजन आप दीजिए केवल इंसिडेंट रे को। लेंस L2 के लिए ये ग्रीन वाली इंसिडेंट रेज हैं। आराम से समय दीजिए, ये ग्रीन वाली इंसिडेंट रेज हैं और इन इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। हाँ वो अलग बात है, सिंस ये कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे है तो वर्चुअल, वो कोई नहीं पूछ रहा, परमानेंट कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात दिमाग में बैठाइए, पहले के द्वारा बनाई गई इमेज अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये 15 था, ये 10 था, तो ये हो जाएगा 5। सोचिए अगर आप सेकंड लेंस के लिए लगाएंगे तो पता है यू कितना लेंगे, यू लेंगे +5, क्योंकि नापेंगे आप इस लेंस के सेंटर से और एनर्जी फ्लो है आगे की तरफ, एनर्जी का फ्लो हो रहा है आगे की तरफ और O2 भी आगे की तरफ है। F +10 और जो भी V आए वो आंसर है। क्या बात क्लियर हो रही है क्या बात क्लियर हो रही है क्या? वापस सुनिए, ये तो एक बार आपके दिमाग में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि लेंस बीच में हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि लेंस वहीं हो। और देखें, क्योंकि फंडामेंटल एक बार मेहनत करके आप समझ लेंगे ना तो आपका डर हट जाएगा। ये ऑब्जेक्ट था, वही सवाल लेता हूं। ऑब्जेक्ट रखा था आपने 30 पर, फोकल लेंथ है साहब इसकी 10 सेंटीमीटर। बताइए इमेज कितनी आई थी इसकी, u -30 f +10 v +15 आया था शायद, है ना? तो v +15 बना देता हूं। ये रेज आई और इन्होंने अपनी इमेज बना दी 15। अब जरा आप ध्यान से सुनिए, ये रेज यहाँ रुकेंगी थोड़ी ना। अब क्या होगा,
आपने एक लेंस और रख दिया, एक लेंस और रखा, पर अब रखा इसको 20 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर। अभिषेक पटेल कह रहे हैं V15 नहीं आ रहा। अभिषेक कैसी बात करते हो? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v u है -30, f है +10, प्लस 1/30, 1/10, 1/v, 1/10 माइनस 1/30, 1/v। अभिषेक पटेल बोलिए हाँ सर V15 आ रहा है, लिखिए चैट बॉक्स पर हाँ सर V15 आ रहा है। मैंने गलत किया, मैं कुछ भी वैल्यू ले लेता हूँ, कभी मैं 0 ले लेता हूँ, कभी मैं इन्फिनाइट लिखता हूँ। लिख दीजिए चैट बॉक्स पर अभिषेक पटेल, फिर मैं आगे बढ़ूं। सर मैं कुछ भी कर लेता हूँ, लिख दीजिए। चलो ठीक, लिख दिया मैंने। क्या सर मैंने गलत कर दिया था, फोकल लेंथ मैंने इन्फिनाइट ले ली। ठीक है सर। अब क्या होगा, ये एनर्जी यहाँ रुकेगी थोड़ी ना। आप सोचो ये एनर्जी रुक जाएगी क्या? ये एनर्जी और आगे की तरफ जाएगी। पर लाला कॉन्सेप्ट तो अभी भी वही है जो पहले की इमेज है। नाउ दिस वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर नेक्स्ट इवेंट। सर कैसे? अरे कोई दिक्कत नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट है। इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट डिफाइन करेगा। आप मस्ती से देखिए, इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए इंसिडेंट रेस कौन है? आप, मैं या रेड कलर की रेस? आराम से बता दीजिए, आराम से बता दीजिए। रेड कलर की रेस, रेड कलर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रेड कलर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा। और ये कैसी है? ये इस लेंस के लिए डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज हैं। खत्म। अब बताइए इसके लिए अब u कितना लेंगे? नाउ u इज -5। देख लो, नाउ u इज -5। समझ लो एक बार समय लगाकर, एनर्जी जा रही है इधर। स्टेप 1, आप नापेंगे लेंस के सेंटर से, तो आपको u नापने के लिए कहां जाना पड़ेगा? पीछे। बोलो डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? तो इसके लिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप u लेंगे -5, f लेंगे +10 और v सॉल्व करके निकाल लेंगे। और फिर फाइनली एनर्जी आगे चली जाएगी, फिर और कोई इवेंट नहीं होगा। तो बात को समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से काम होता है। और देखिए, आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करना है, एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करना है। जैसे ये मेरे पास कोई कॉनकेव लेंस है, ठीक है? अब आप देखना, समझना, यहां आपने रखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगे। कैसा लेंस है भाई ये? कैसा लेंस है भाई? कैसा लेंस है? कैसा लेंस है भाई? डाइवर्जिंग। तो ये क्या करेगा? ऐसे भेजेगा, डाइवर्ज करेगा। मानते? बहुत सारी रे निकालने जरूरी थोड़ी दो ही हो, तो दो आप बनाते हैं। इसने क्या कर दिया? डाइवर्ज। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज बनेगी ना
अब आपने क्या करा, इसके आगे एक लेंस और रख दिया। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है। अब बताइए इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, आराम से बताइए, आराम से बताइए, सीधा वही फंडा, फंडा लिखिए। ये लेंस L2 है, इसके लिए इंसिडेंट रेस कौन है, आप, मैं या पर्पल कलर, आप, मैं या पर्पल कलर, आप, मैं या पर्पल कलर, खत्म। पर्पल कलर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ये है, दिस इज I1 एंड दिस वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर L2। क्या बात क्लियर है क्या? कभी और पूछते हैं नेट मैग्निफिकेशन, पहले ने मैग्निफिकेशन दिया, दूसरे ने मैग्निफिकेशन दिया, तो आपको याद है ओवरऑल जो नेट मैग्निफिकेशन होता है वो इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन का क्या हो जाता है, प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको सिखाया भी था, आपने फोटोकॉपी की दुकान पे गए, आपने कहा भाई इसका दुगना कर देना 2x, वो बड़ा करके फोटोकॉपी कर देता है। फिर क्या हुआ, आप दूसरी फोटोकॉपी की दुकान पे गए जो 2x, आपने कहा इसका 3 गुना कर देना, 2x का भी 3 गुना, तो 6x हो गया। तो बताइए पहले वाले से वो कितना हो गया, 6 टाइम्स हो गया। दुगना तो ऑलरेडी था, आपने कहा 3 गुना और कर देना, तो पहले वाले के क्या हो गया, 6 टाइम्स हो गया। तो कभी ऐसा हो कि 2-3 इंडिविजुअल अलग 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 मैग्निफिकेशन आए, तो जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन होता है, जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन। क्या ये बात ओके है क्या? अब क्या कुछ न्यूमेरिकल करें, कुछ न्यूमेरिकल करके दिखाऊं आपको? चलो, जैसे एक सबसे पॉपुलर जो सवाल है पहले वो करते हैं, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 30, एक दूसरा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है साहब 10 सेंटीमीटर। आपको कहा गया है कि रेस पैरेलल आ रही है और पैरेलल ही निकल जाए, पैरेलल आ रही है पैरेलल ही निकल जाए, इनके बीच की दूरी क्या? तो मेरे हिसाब से सभी को रटा हुआ है, कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, 40 आएगा। कैसे? या तो आप सिंपल लेंस इक्वेशन 2 बार लगा लीजिए, पहले की जो इमेज है वो बनाइए, इसके फोकस पे 30 पे बनेगी, पहले की जो इमेज है वो इसके फोकस पे बनेगी, तो ये आपने इसके फोकस पे बना दी, इमेज फोकस पे बनेगी। और अगर ये इससे 10 सेंटीमीटर पे हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों? अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट फोकस है, अगर ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे होता है, अगर ऑब्जेक्ट सेकंड लेंस के फोकस पर है तो रेज आएंगी और पैरेलल हो जाएंगी। देखिए, तो आंसर विल बी डी इक्वल टू 30 + 10 40 सेंटीमीटर। ये तो पहली सोच है, पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, तो पहले का इमेज फोकस, और अगर ये इसका ऑब्जेक्ट फोकस हो जाए, ये लाइन फिर से बोलिए 5 बार, इन्फिनिटी से आएंगे फोकस पे मिलेंगे, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दोगे तो वापस इन्फिनिटी पे रेस जाएंगे। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इनिशियली ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, फाइनली भी रेज इंफिनिटी पे, याद करिए नॉर्मल एडजस्टमेंट, रिलैक्स आई। याद है किसी को लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता था, FO + FE,
याद करो, FO प्लस FE, ये वहां से कनेक्ट कर दिया, ये वहां से कनेक्ट हो गया, FO प्लस FE, काम खत्म। 30 प्लस 10 40, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, नॉर्मल एडजस्टमेंट, फाइनल इमेज इंफिनिटी पर, रिलैक्स आई, FO प्लस FE, काम खत्म। और अब तीसरा तरीका देखो तो और मजा आएगा। तीसरा तरीका सुनना, तीसरा तरीका और आपके लिए, पावर होती है P1 प्लस P2 माइनस DF1F2, अगर लेंस के बीच में दूरी है। पावर होती है P बराबर P1 प्लस P2, अब P की जगह तो P रखिए, 1/F1 प्लस 1/F2, यहाँ P1 P2 आता है, माइनस DF1F2। क्या मुझे पावर 0 चाहिए? क्योंकि आप कह रहे थे इन्फिनिटी से आए और इन्फिनिटी पे चली जाए, ना कन्वर्ज हो ना डाइवर्ज हो, ना कन्वर्ज हो ना डाइवर्ज हो। याद करिए, अब इसको वहां ट्रांसफर कर दो, D/F1F2, F1F2, F2 प्लस F1, D आ गया F1 प्लस। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, पहला बेसिक फंडामेंटल, दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तीसरा ये देखिए। और मजे की बात, ये हमेशा वैलिड होगा। D बराबर F1 प्लस F2 के पैरेलल आएंगी, पैरेलल चली जाएं। अब बच्चे समझते हैं कि सर ये कॉन्वेक्स में होगा, कोई जरूरी नहीं हो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में हो। अगला देखें, अगला देखें, आपको मजा आएगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 30, ठीक है। और आपने दूसरा एक कॉनकेव लेंस लिया, इसकी फोकल लेंथ ले ली 5, और ये दूरी है 25। अब आप देखना क्या होगा, बिल्कुल तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक, बहुत सिस्टमेटिक। अरे लेंदी कौन सा है, सरल कौन सा है, वो तो आप डिसाइड कर ही लोगे, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये पैरेलल लाइन कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, फोकस में, फोकस है 30, ये दूरी है 25, तो ये जाएंगी 30 पर, ये जाएंगी 30 पर, ये बनेगी इमेज ऑफ फर्स्ट फोकस, यहाँ बननी चाहिए थी कितनी दूरी पर, पहले से 30। बताइए क्या ये इवेंट क्लियर है क्या, क्या ये इवेंट क्लियर है क्या? अब आप देखना, ये 30 है, ये 25 है, मतलब दिस वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस, दिस वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। और ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या ये ऑब्जेक्ट इसके ऑब्जेक्ट फोकस पर है क्या? चेक कर लो, ये रहा, चेक करो, ये देखो सेम सिचुएशन ऐसी बन रही है, रेस आ रही हैं, ऑब्जेक्ट फोकस पे जाने का प्रयास कर रही थी, तो ये क्या कर देगा, उनको वापस पैरेलल कर देगा। चेक कर लीजिए, रेस आ रही हैं, ऑब्जेक्ट फोकस पे जाने का प्रयास कर रही हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वापस उनको क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा, पैरेलल कर देगा। बताइए, रेस वापस पैरेलल हो जाएंगी। आपसे डी पूछा है, 25 आंसर है। कई बच्चे कहते हैं सर क्या इसमें F1 प्लस F2 फेल हो गया क्या? बिल्कुल नहीं होगा, F1 रखेंगे प्लस 30, F2 माइनस 5, क्योंकि कैसा लेंस है, कॉनकेव। तो D कितना आएगा, 25। D कितना आएगा, 25। बोलो हाँ है क्या? क्या बात समझ में आ रही है? और बताओ ये कौन सा टेलीस्कोप है, याद कर लो, याद कर लो, रिवीजन हो जाएगा। कौन सा टेलीस्कोप है? गैलीलियन टेलीस्कोप। भूल गए, गैलीलियन टेलीस्कोप है ये, जिसमें एक कॉन्वेक्स होता था और एक कॉनकेव होता था।
एंड द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज f1 माइनस f2। याद करिए, गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप। क्या इस तरह के क्वेश्चन क्लियर हुए क्या? कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पहले के द्वारा बनाई गई इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कल्प जैन करना बेटा। चलो देखते जाना। अब हम ला रहे हैं लेंस और मिरर, लेंस और मिरर। ये ऑब्जेक्ट ये रखा है आपने 30 का, फटाफट फटाफट करिए। इसकी फोकल लेंथ है 10, इसकी फोकल लेंथ है 5। ये कौन के मिरर है? नेगेटिव फोकल लेंथ होगी। आपसे पूछा गया है फाइनल इमेज की पोजीशन बताइए। एक एक इवेंट करते जाइए, एक एक इवेंट, एक एक इवेंट करते जाइए, मजा आता जाएगा। पहले क्या करिए, ये ऑब्जेक्ट से रे निकली, पहले इसकी इमेज बना दीजिए। इवेंट 1 लेंस से होगा u माइनस 30 f प्लस 10। v बता दो, v बता दो सब, v बता दो, v बता दो। अभी कर लिया था शायद, v 15 आ रहा था, यही तो लिए थे ऊपर भी डेटा, वही तो लिया था 30 और 10 का, 15 आया था। बिल्कुल ठीक है, तो इसका v आया प्लस 15। यहां तक सब पहुंच गए तो बता दो, v प्लस 15, v प्लस 15, ठीक है, v प्लस 15। तो ये बनाएगा साहब अपनी इमेज यहाँ पर। अब बताइए क्या एनर्जी यहाँ रुक जाएगी क्या? क्या एनर्जी यहाँ रुक जाएगी क्या? क्या एनर्जी यहाँ रुक जाएगी क्या? नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। अब ये जो इमेज है वो अगले इवेंट के लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। ये जाएगी मिरर पे। अब मिरर क्या कहेगा? मिरर क्या कहेगा? मेरे लिए ऑब्जेक्ट, मेरे लिए ऑब्जेक्ट ये है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है यहां से, आप चीजें नापोगे इसके पोल से, तो ऑब्जेक्ट नाप के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? अपोजिट। तो इवेंट 2 सोचना बच्चों, यू क्या लेंगे? यू, यू बताइए, यू क्या लेंगे? इवेंट 2 के लिए यू बताइए। यू 30 माइनस 15 दैट इज माइनस 15। यू आएगा माइनस 15। एफ माइनस 5 कॉनकेव है, 1/v प्लस 1/u लगाइएगा क्योंकि मिरर है। अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करिएगा। कॉनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ माइनस, ये प्लस क्यों आया? क्योंकि मिरर फॉर्मूला। v निकालिए कितना आएगा? v बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ बताइएगा, प्लस माइनस साइन के बाद श्री 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 लगाइए ऑप्टिक्स के आगे, क्योंकि पूरा सम्मान रेस्पेक्ट देना पड़ता है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 7.5 से काम नहीं चलेगा मोहम्मद सदीक। माइनस 7.5 या प्लस 7.5 ये बताइए। माइनस 7.5 या प्लस 7.5 ये बताइए। माइनस 7.5, माइनस 7.5 का मतलब आप समझे? मिरर में कोई भी चीज नेगेटिव आए, यू और वी नेगेटिव, इसका मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ मिरर। हमेशा चेक कर सकते हैं आप, यू नेगेटिव था, वी नेगेटिव है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसका मतलब मजे आएंगे, मजे आएंगे। रेज टकराई और टकरा के लौटी, और लौटने के बाद पता है क्या हुआ? लौटने के बाद अब एनर्जी वापस यहां जाएगी, वापस यहां जाएगी। क्या एक इवेंट और होगा क्या?
एक इवेंट और होगा क्या, सोचिए। मैं आपको डायग्राम से फील दिलाता हूं। ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ कितनी थी, 5, फोकल लेंथ 5, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इसका 10, F इक्वल टू R/2, तो R 2F हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था साहब इसके लिए 15 पे, 15 पे, 15 पे ऑब्जेक्ट। रेज ऐसी आई, ये देखिए, ये रेज ऐसी आई, और रिफ्लेक्शन के बाद अगर आप नॉर्मल खींचे तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। रिफ्लेक्शन के बाद इन्होंने अपनी इमेज कहाँ बनाई, इन फ्रंट ऑफ मिरर 7.5। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आप सोचिए। ये जो रेज आई हैं अभी, यहां लेंस और है, ये लेंस और है, तो ये रेज अब लेंस पे जाएंगी। अब लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सोचिए। ये 30 था, ये 7.5, तो ये होगा 22.5। इतना बड़ा सवाल एग्जाम में नहीं आता। ये मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि इस तरह से इवेंट होते हैं। पहले की इवेंट, दूसरे की इमेज, दूसरे की इमेज, तीसरे इवेंट का ऑब्जेक्ट। और मजे की बात है, अब आप यू क्या लेंगे, थर्ड इवेंट जो कि लेंस से होने वाला है, यू क्या लेंगे। यू का एक ही तरीका है, हमेशा याद रखिए, एनर्जी फ्लो। अब टकरा के एनर्जी ऐसे जा रही है लेंस से, मिरर से टकराई, अब एनर्जी का फ्लो ऐसे हो रहा है। तीसरे इवेंट के लिए, थर्ड इवेंट के लिए एनर्जी का फ्लो ऐसे हो रहा है, ध्यान दीजिए। थर्ड इवेंट के लिए एनर्जी का फ्लो ऐसे हो रहा है, थर्ड इवेंट के लिए एनर्जी का फ्लो ऐसे हो रहा है। नापेंगे कहां से, उसके ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑब्जेक्ट आपका यहां है एनर्जी फ्लो के अपोजिट। हेंस यू कितना आएगा बच्चों, -22.5। फोकल लेंथ वही रहेगी, कितनी, +10। और अब लगाएंगे 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज फॉर थर्ड इवेंट। क्या कुछ कुछ बात समझ में आई क्या, नहीं ईशान चांदलिया, वी पॉजिटिव आता तो तीसरा इवेंट तो होता ही ना बेटा। मिरर से टकरा के तो रेस वापस आएंगी ना, वहां कैसे चली जाएंगी ईशान। ईशान कह रहे हैं क्या सर, अगर दूसरे इवेंट के बाद वी पॉजिटिव आता तो इमेज मिरर के पीछे बनती। ईशान बिल्कुल सही है, पर रेज वहां थोड़ी चली जाएंगी, मिरर से टकरा के तो वापस लौटेंगी, तो उनको तो लेंस में से गुजरना ही पड़ेगा। ईशान क्या मेरी बात क्लियर है क्या। कल्प जैन कह रहे हैं सर न्यूमेरिकल से स्टार्ट करो। कल्प, इसे न्यूमेरिकल ही कहते हैं, ये थ्योरी नहीं है। थ्योरी इनऑर्गेनिक में आती है बेटा, बायो में आती है, ये न्यूमेरिकल है कल्प। ठीक है कल्प जैन, थ्योरी बायो, बॉटनी, जूलॉजी, इनऑर्गेनिक। अब परमान कह रहे हैं कि फोर्थ इवेंट भी होगा। फोर्थ इवेंट कैसे हो सकता है, अब तो एनर्जी लेंस से वहां चली गई। आप बगैर कुछ करे इवेंट तो देख सकते हो ना, एनर्जी आएगी, लेंस से रिफ्लेक्ट होगी पहला इवेंट, मिरर से टकराएगी दूसरा इवेंट, टकरा के वापस लौटेगी तीसरा इवेंट। इवेंट तो आप ऐसे ही सोच सकते हो, उसके लिए यू पॉजिटिव वी नेगेटिव, पीछे बनती आगे बनती, उसमें तो कोई फंडा ही नहीं है, उसका तो कोई फंडा ही नहीं है। इवेंट तो वैसे ही समझ में आ रहे हैं कि कोई भी एक रे अगर लेंस में एंटर हो जाएगी तो पहला रिफ्रैक्शन होगा लेंस से, दूसरा मिरर से रिफ्लेक्शन होगा,
मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एनर्जी गायब थोड़ी ना होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसको लेंस से गुजरना ही पड़ेगा। हाँ, तीसरा इवेंट हो जाएगा, फिर तो लेंस से लेफ्ट हैंड साइड में निकल गई, अब वो वापस नहीं आएगी, अब वो वापस नहीं आएगी। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो कुल 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 कितने इवेंट होंगे? कुल कितने इवेंट होंगे भाई? कुल कितने इवेंट होंगे? 3 इवेंट। डन है क्या? इस क्वेश्चन की नीट में आने की कोई संभावना नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, रेस में दे रखा है इस तरह का, इसलिए मैंने आपको कराया। नीट में बड़े बेसिक बड़े फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं जो इनके स्पेशल केस होते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि पहले के लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज उसके 2f बन जाए मिरर के, तो मिरर में तो बढ़िया 2f बनेगी तो वापस 2f बन जाएगी, तो वहां आपको लेंस फॉर्मूला ये लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नवनीत कुमार कह रहे हैं आशीष सर तीसरे इवेंट के लिए यू नेगेटिव कैसे आ गया? देख नवनीत बेटा समझ, तीसरे इवेंट के बाद एनर्जी फ्लो बता कहां हो रहा है नवनीत? तीसरे इवेंट के लिए एनर्जी फ्लो कहां हो रहा है? इज इट लेफ्ट और राइट? नवनीत कुमार वर्मा बताओ। अभिषेक पटेल ने बता दिया लेफ्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब मुझे तीसरे इवेंट के लिए नापना है, लेंस से नापना है, तो मैं तो लेंस के सेंटर पे जाके खड़ा हो जाऊंगा, और मुझे ऑब्जेक्ट तक चलना है तो मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, मतलब मैं एनर्जी फ्लो के अपोजिट जा रहा हूं। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो ये मैंने आपको बेसिक समझाया कि वास्तव में कॉम्बिनेशन में आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले की इमेज दूसरे के लिए क्या काम करती है? एज अ ऑब्जेक्ट काम करती है, एज अ ऑब्जेक्ट काम करती है। ठीक है, चलो कोशिश करना घर पे एक बार तीसरी इवेंट की फर्स्ट इवेंट की खुद करोगे तब मजा आएगा। एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन। ये एक तरह की बीमारी है, एक तरह का डिफेक्ट है, एक तरह का शॉर्ट है, शॉर्ट कमिंग है। क्या है वो देखिए, 1/f होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस मेकर। याद रखिए लेंस मेकर कम लगेगा जब दोनों तरफ क्या हो, सेम मीडियम हो। मैंने मान लिया एयर एयर, तो देखिए मीडियम 1 हो गया, लेंस कम। अब आप लेंस मेकर लगा सकते हैं। अब देखिए, अब आपने इंसिडेंट करा दी साहब व्हाइट लाइट। अब दिक्कत क्या हो गई जल्दी से देखें, व्हाइट लाइट में तो होते हैं 7 कलर विबग्योर, तो ये लेंस इन सबको म्यू अलग अलग देगा। आप सभी जानते हैं रेड का लैम्डा ज्यादा होता है परंतु म्यू कम होता है, और वायलेट का लैम्डा कम होता है पर म्यू ज्यादा होता है। तो सोचिए फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका म्यू ज्यादा होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी। उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सर हमें क्या दिक्कत है, चलने दो ना। चलने नहीं दो, परेशानी आ जाएगी। वो देखिए परेशानी कैसे आएगी, ये आपका लेंस, व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है साहब, ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब सिंस सबके लिए म्यू अलग अलग है तो सबके लिए फोकस भी अलग अलग होगा। वायलेट का म्यू ज्यादा है तो वायलेट का फोकस पता कहां होगा? पास में होगा। वायलेट का फोकस पास में होगा, कोशिश करिए। ये वायलेट का फोकस होगा FV, परंतु रेड का फोकस कहां होगा? रेड का फोकस थोड़ा सा दूर होगा, ये रेड का फोकस है। इसका मतलब जब आप यहाँ स्क्रीन रखोगे, अब आप इमेज लोगे तो क्या होगी, वो इमेज व्हाइट स्पॉट नहीं बनेगा, उसके एजेस पे कलर आएंगे।
क्योंकि वायलेट तो यहीं जाके कन्वर्ट हो रहा है, रेड यहाँ जाके कन्वर्ट हो रहा है, और बाकी सारे कलर इनके बीच में आएंगे। तो ये एक तरह का क्या है, डिफेक्ट है। इसे बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, यानी सारे कलर क्या हो गए, अलग अलग हो गए, सारे कलर अलग अलग हो गए। ये इमेज में क्या पैदा करेगा, ये इमेज में डिफेक्ट देगा, और इस कमी को, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन। ये केवल लेंस में ही होता है, सोचो मिरर में नहीं होता, मिरर में नहीं होता, सोच के देखिए, मिरर में नहीं होता, सोच के देखिए। मिरर में नहीं होता, कारण क्योंकि मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो r/2 होती है, मिरर की फोकल लेंथ r/2 होती है। तो मिरर की फोकल लेंथ के फॉर्मूले में तो कहीं न्यू का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए कहा जाता है क्रोमेटिक एब्रेशन में, क्रोमेटिक एब्रेशन मिरर में नहीं पाया जाता। बोलो हाँ है क्या। और ये जो लेंथ होती है, जिस लेंथ में सारे कलर फैलते हैं, इसे बोलते हैं LCA। LCA क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, इसे बोलते हैं LCA, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन, LCA। लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या ये बात ठीक है क्या। कल्प जैन क्या पूछना चाहते हैं, इज इट सेम एज लेंस मेकर फॉर्मूला। हाँ, लेंस मेकर फॉर्मूला ही तो है बेटा, वो ये सबसे ऊपर कल्प लिखा बेटा, ये लेंस मेकर ही है बिल्कुल। कल्प आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लेंस मेकर ही है। अजय कह रहे हैं मिरर में क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही अजय। मयंक कुमार पांडे कह रहे हैं कैसे ग्रीन टेलीस्कोप। मयंक कैसे ग्रीन टेलीस्कोप कैसे याद आ गया बेटा, यहाँ तो कोई उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ऐसे ही मयंक कुमार पांडे का मन हुआ लिख दिया। सर मैं भी तो अपने मन की करूंगा, आप अपने मन की कर रहे हो, बहुत बढ़िया। दृष्टि जजोडिया, यस सर। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब समस्या है साहब, इस बीमारी को दूर कैसे करें, इस बीमारी को दूर कैसे करें। अब अगर आपको थोड़ा बहुत प्रिज्म याद है, हम सब 12th पास हैं, बेसिक हमें पता है, तो प्रिज्म तो ये करता था, तो आप क्या करते थे याद करो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म काम में लेते थे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म काम में लेते थे। तो यहां भी तो वही कर सकते हैं, अगर एक लेंस स्प्लिट कर रहा है तो दूसरा लेंस हम इस तरह से सेट करें कि वो वापस क्या कर दे, कंबाइन कर दे, और ये बीमारी हट जाए, ये बीमारी हट जाए। फिर एक प्रिज्म का आपको कॉन्सेप्ट याद है, वहां डिस्पर्सिव पावर पढ़ते हैं, हर मेटेरियल की क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर होती है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। याद है तो अच्छी बात है, बाकी प्रिज्म जब पढ़ेंगे तो वहां ये 3 टर्म पढ़ेंगे, ओमेगा डिस्पर्सिव पावर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। आप सोचिए, म्यू का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, म्यू का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, क्या एफ का डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। सोच के देखिए, सोच के देखिए। अरे 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। जितना म्यू ज्यादा ज्यादा वेरी करेगा उतना एफ भी तो वेरी करेगा। इट मींस जो लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, दो बातों पे डिपेंड करता है, और उसका मैथ्स में नहीं जा रहे। लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
ओमेगा इंटू एफ। ओमेगा क्या है भैया? डिस्पर्सिव पावर। जिन मटेरियल्स की डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होगी उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन भी ज्यादा होगा। ये डिफेक्ट तो लेंस में ही पाया जाता है, मिरर में डिफेक्ट पाया ही नहीं जाता। उन लेंस में क्रोमेटिक एब्रेशन ज्यादा होगा जिनके मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है। पूछो क्यों? डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होगी तो म्यू का डिफरेंस ज्यादा होगा, और म्यू का डिफरेंस ज्यादा होगा तो एफ का डिफरेंस भी ज्यादा आएगा। अब हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कैसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे? जिसमें बीमारी नहीं पाई जाए, उसे बोलते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। याद है क्या? और इसके लिए कंडीशन आती है, अगर दो लेंस को आप कांटेक्ट में रखो जिनकी फोकल लेंथ का रेशियो डिस्पर्सिव पावर के रेशियो के प्रोपोर्शनल है, इस तरह का कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलेंगे? अक्रोमेटिक। अक्रोमेटिक मतलब जिसमें क्रोमेटिक एब्रेशन की बीमारी नहीं हो। क्लियर है क्या? अब आप यहां से खुद देखिए, यहां से खुद देखिए, एक लेंस को पॉजिटिव फोकल लेंथ होनी पड़ेगी, एक को नेगेटिव, क्योंकि ओमेगा तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब नेगेटिव साइन आपको ये कह रहा है, अगर एक लेंस कन्वर्जिंग होगा तो दूसरे लेंस को डाइवर्जिंग होना पड़ेगा। एक लेंस कन्वर्जिंग होगा तो दूसरा लेंस क्या होगा? डाइवर्जिंग। ईशान सांडिल्य पूछ रहे हैं, सर ऊपर वाले फॉर्मूले में म्यू वाई क्या है? अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीन कलर, दैट इज येलो कलर। प्रिज्म पढ़ोगे तो वहां आ जाएगा। कल्प जैन कह रहे हैं अक्रोमेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है? यही है बेटा अक्रोमेटिक। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस जिसमें ये कलर वाली समस्या ना आए, क्रोमेटिक वाली समस्या नहीं आए। बोलो हाँ है क्या? एक लेंस कन्वर्जिंग होना चाहिए, एक लेंस डाइवर्जिंग होना चाहिए। क्या दोनों लेंस एक ही मटेरियल के हो सकते हैं क्या? कभी कभार एक बार एम्स में ही आ गया था कि चलो सर एक लेंस कन्वर्जिंग एक लेंस डाइवर्जिंग ले लेंगे। क्या दोनों लेंस सेम मटेरियल के हो सकते हैं क्या? सेम डिस्पर्सिव पावर हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? आंसर है नहीं। क्यों? आपको सोचो, अगर सेम डिस्पर्सिव पावर हो जाएगी तो ओमेगा और ओमेगा 2 तो बराबर हो जाएंगे। इट मींस F1 बराबर माइनस F2। इसका मतलब एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव और दोनों की पावर और फोकल लेंथ सेम, तो नेट पावर तो जीरो हो गई। नेट पावर तो जीरो हो गई, कुछ मिला ही नहीं। इसलिए पहली कंडीशन एक लेंस कन्वर्जिंग, दूसरा लेंस डाइवर्जिंग। एक मटेरियल के नहीं होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आई क्या? एक मटेरियल के नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक मटेरियल के हो जाएंगे तो फोकल लेंथ तो सेम हो जाएगी, तो एक की पॉजिटिव पावर एक की नेगेटिव पावर, तो नेट पावर तो जीरो हो जाएगी, कुछ होगा ही नहीं। बोलो हाँ है क्या? अब जरा सुनना, मुझे एक अक्रोमेटिक डबलेट बनाना है, तो स्वाभाविक है उसके अंदर दो लेंस होंगे और नेट पावर होगी P1 प्लस P2। अब मुझे अक्रोमेटिक डबलेट जो बनाना है उसकी ओवरऑल पावर मुझे पॉजिटिव चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ओवरऑल पावर पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। ये मेरी ऐसी डिमांड है कि मैं एक ऐसा अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना चाहता हूं जिसकी ओवरऑल पॉजिटिव पावर पॉजिटिव हो।
अरे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी संभव है ना, सोच के देखिए ना भाई, दो लेंस हैं, एक की +5 दूसरे की -2 तो +3 आ गई नेट पावर। ऐसा संभव है एक की +2 और दूसरे की -5 हो तो -3 आ जाए। तो जो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है उसकी नेट पावर कुछ भी हो सकती है, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव। मेरा क्वेश्चन है मुझे नेट पॉजिटिव चाहिए, तो जरा सोचो नेट अगर पावर पॉजिटिव चाहिए तो क्या होगा। इसका मतलब ये बात तो तय है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है और आपको नेट चाहिए पॉजिटिव, तो किसकी बड़ी होनी चाहिए। अगर आपको नेट पॉजिटिव चाहिए, अगर आपको नेट पॉजिटिव पावर पॉजिटिव चाहिए तो बताओ किसकी ज्यादा होनी चाहिए, कॉन्वेक्स की या कॉनकेव की। कोशिश करो, कॉन्वेक्स की या कॉनकेव की। बट ऑब्वियस है कॉन्वेक्स की पावर ज्यादा होनी चाहिए। सोचिए पावर ज्यादा होगी, इसका मतलब कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। ये 2 बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एम्स में आया हुआ है। उल्टा आप खुद सोच सकते हैं, सिस्टमेटिक सोचिए तब मजा आएगा, सिस्टमेटिक सोचिए फिर मजा आएगा। आराम से बताइए, अक्रोमेटिक डबलेट बनाना है, पहले इसमें यस करिए। गौरव शर्मा कह रहे हैं कैसे सर पावर, ये क्या मतलब है कैसे सर पावर, समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ओवरऑल पावर मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो पहली बात मुझे बताइए एक कॉन्वेक्स होगा एक कॉनकेव होगा, ये माइनस साइन बता रहा है। अब मुझे ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए, किसकी ज्यादा होनी चाहिए, बट ऑब्वियस है कॉन्वेक्स की ज्यादा होनी चाहिए, बट ऑब्वियस है कॉन्वेक्स की ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर कॉन्वेक्स की ज्यादा होगी पावर तो उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, कम। बात खत्म, बात खत्म। बोलिए क्लियर है क्या। तो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में क्या क्या ध्यान रखूं सर, एक बार शॉर्ट बता दो। वैसे तो पिछले 5 साल में अक्रोमेटिक पे कोई ऑल इंडिया पीएमटी में प्रश्न नहीं आया, फिर भी आपको पता होना चाहिए अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन की शर्त ω1/ω2 इज F1/F2। आपको ऐसा याद नहीं होता तो कुछ लोग ऐसा याद करते हैं ω1/2 प्लस F1/F2 बराबर 0। ये कंडीशन है जो आपको याद होनी चाहिए। अक्रोमेटिक डबलेट बनता है तो नेट पावर का तो फॉर्मूला वही है P1 प्लस P2, ये पता होना चाहिए। P बराबर 1/F होता है, ये पता होना चाहिए। इस पर आपको 2-3 न्यूमेरिकल मिल सकते हैं एक्सरसाइज 1 में, 2 में तो मिलेगा नहीं क्योंकि ऑल इंडिया पीएमटी में तो आया नहीं है पिछले 5-8-10 साल में। तो अब क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन आ जाए, एक तो ये फॉर्मूला याद रखिए, बेसिक समझ में आना चाहिए। क्रोमेटिक एब्रेशन तो एक बीमारी है जिसमें कलर्स क्या हो जाते हैं, रिफ्रैक्शन के बाद अलग अलग हो जाते हैं, सबकी अलग अलग फोकल लेंथ हो जाती है। नेट पावर पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, ये नेट पावर का वही फॉर्मूला, इफ लेंसेज आर इन कांटेक्ट, ये सब बातें आपको चाहिए अगर आपको अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये ओमेगा का फॉर्मूला अभी याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो जब आप प्रिज्म पढ़ेंगे तो वहां ये अपने आप ही आ जाएगा, वहां डिस्पर्सिव पावर आता है, वहां आ जाएगा। अभी चाहें तो याद कर लें और नहीं करेंगे तो अभी चल जाएगा, प्रिज्म में कवर हो ही जाएगा। ये एलसीए का फॉर्मूला है, एक सवाल इसी पे दे रखा है, ओमेगा इंटू एफ करना है, एक्सरसाइज 1 में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, आप इसके क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन से करने। लेंस वाला तो सेक्शन पूरा कर लें आज, ये लेंस वाला सेक्शन पूरा कर लें 57 से लेकर 75 तक, ये सेक्शन तो पूरा कर लें आप, 57 से 75 ये पूरा कर लें। फिर ये क्रोमेटिक वाले कर लीजिए अलग से हेडिंग है, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ये सारे कर सकते हैं।
76 से लेकर 81 ये क्रोमेटिक के। सही है। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप तो आपने कर ही लिया। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस है, ये भी कर सकते हैं 55 56। तो कल से हम चालू कर देंगे, कल से हम चालू करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस मंडे से। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, स्नेल्स लॉ, TIR, चिड़िया मछली वाले सवाल, नॉर्मल शेप, लेटरल शेप, स्लैब, प्रिज्म। तो अगले वीक ये चलेगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, जिसमें प्रिज्म आ जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगी, ग्लास स्लैब आ जाएगा, स्नेल्स लॉ आ जाएगा, TIR आ जाएगा। तो आप देखना अगले 6 दिन जब हम पढ़ेंगे तो आपका मोस्टली 90% सवाल बन जाएंगे, 90% सवाल बन जाएंगे। क्लियर है क्या? डन। तो मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, लेक्चर तैयार करते रहिए। अगले वीक तक पहुंचेंगे जब शनिवार तक, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर मेरा पूरी एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 सॉल्व हो गई ऑलमोस्ट, कुछ भी नहीं बचा। मिरर तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और मिरर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ भी रखा है, तो मिरर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने सारे फंडे सीख लिए, मैग्निफिकेशन सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया। 1 1.5 घंटा लेक्चर मिरर का सुनेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सही है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करें। नोट्स में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिन लोगों को ड्राइव पे नहीं मिलते उनके लिए मैं शेयर कर देता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिए। ये मैंने नोट्स भेज दिए आज के। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे के नोट्स आगे के हैंडआउट आगे देखें, हैंडआउट आ गए क्या बता दीजिए। यस, चलिए बढ़िया।